नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज आपको भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, आरंभ में जब मैंने आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि शक्ति विभाजन के आधार पर दो तरीके की व्यवस्था होती है, एकात्मक और संघात्मक। जहाँ पर शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है, वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। जहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता और समस्त शक्तियों का केंद्रीय सरकार होता है, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। और जब हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो अनूठे प्रयोग के साथ सामने आता है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु यदि हम संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर देखें तो हम पाएंगे कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो भारत के संविधान को भारत की शासन व्यवस्था को एकात्मकता की तरफ भी मोड़ते हैं। तो हम इन सभी पर चर्चा करते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ, एक बार आप उसको रीड अवश्य करिएगा और उसके बाद इन सबसे संबंधित असाइनमेंट हम लोग करेंगे। देखिए, संघीय व्यवस्था की प्रकृति आज मैं भारत के संदर्भ में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अपना सेकंड पेपर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। संघवाद का मुख्य गुण संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन में निहित है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के लिए शब्दावली का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय संघ में शामिल राज्य किसी भी पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। इसी कारण भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। अर्थात भारत के जो राज्य इसमें शामिल हैं वो अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। वर्तमान समय में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 370 के समाप्त करने के पश्चात स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। जम्मू कश्मीर जो है वो अब केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अभी संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि संघवाद में राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है, एक केंद्र सरकार और एक इकाइयों की अथवा राज्यों की सरकारें। अब किस आधार पर हम ये कहें कि अमुक देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है और अमुक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था, इसके लिए कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका विश्लेषण करके हम ये कह सकते हैं कि इस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है और इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था। ये कुछ प्रमुख लक्षण या बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है। विभाजन के लिए सूची व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को प्राप्त है। संघ सूची में आरंभ में 97 विषय थे जो अब लगभग 100 हैं। दूसरी है राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। समवर्ती सूची, इस सूची में शामिल जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, किंतु यदि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होता है या टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। आरंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, किंतु अब इसमें 51 विषय हो गए हैं। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त एक अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट सूची में वो विषय शामिल हैं जो कि इन तीनों सूचियों में शामिल होने से छूट गए थे। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो पहला जो लक्षण है जिसके आधार पर किसी भी व्यवस्था को संघात्मक या एकात्मक कह सकते हैं वो है शक्ति विभाजन। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की स्थिति सर्वोच्च है। इसके प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी हैं। संविधान का उल्लंघन संभव नहीं है, अर्थात देश की कोई भी संस्था या कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने हेतु एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की भांति राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गए हैं। इनके द्वारा संघीय संसद और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। चौथा है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान का स्वरूप लिखित है। संशोधन करने की प्रक्रिया कानूनों से भिन्न होने के कारण इसका स्वरूप कठोर है। इस शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्यों की सरकारों के में किसी एक के द्वारा अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पांचवा है उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में अमेरिका के विपरीत इस सदन का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर जनसंख्या पर आधारित है। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघात्मकता के सभी गुण पाए जाते हैं। ये तो बात की हमने कि हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु जैसा कि मैंने आपको आरंभ में कहा था कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं कि इसको एकात्मकता की तरफ उन्मुख करते हैं। इसीलिए बुद्धिजीवियों ने, इसीलिए संविधान वेत्ताओं ने, इसीलिए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को, किसी ने अर्ध संघात्मक कहा तो किसी ने सौदेबाजी का संघ कहा तो किसी ने इसको एकात्मकता की और झुका हुआ संघ कहा। अब ऐसा क्यों कहा? भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण अथवा संविधान में शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था। विश्लेषकों के द्वारा कहा गया है कि ये संविधान शरीर से तो संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के कौन कौन से तत्व हैं? संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है तब तब भारत की एकता भंग हो गई है। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय सत्ता को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जो ये दर्शाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के उपरांत भी भारत जो है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। पहला है इकहरी नागरिकता।
जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ प्राय दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक नागरिकता केंद्र सरकार की और दूसरी नागरिकता उस राज्यों की जिसमें व्यक्ति निवास करता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक व्यक्ति को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है। किंतु भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारत की। राज्य जिसमें वो निवास करता है उसकी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि ये सिद्धांत संघात्मक प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, किंतु भारत में एकता बनाए रखने की दृष्टि से इसे आवश्यक माना गया है और हमने इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की है। दूसरी बात जब हम करेंगे तो वो है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। संविधान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघ सूची जिसमें लगभग 100 विषय शामिल हैं राष्ट्रीय महत्व के, उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का है। दूसरी बात, समवर्ती सूची जिसमें 51 विषय शामिल हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है, किंतु मतभेद होने की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। इसी तरीके से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन विषयों पर, केंद्रीय संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से एक और सूची की बात मैंने की थी, अवशिष्ट सूची, अर्थात वो सूची जिसमें वो विषय शामिल किए गए हैं जो इन तीनों सूचियों में शामिल होने से छूट गए थे, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सूचियों के माध्यम से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में बहुत अधिक है। तीसरी बात, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्राय संघीय व्यवस्था जहाँ पर होती है वहाँ पर केंद्र का अपना पृथक संविधान होता है और राज्यों के अपने पृथक संविधान होते हैं, किंतु भारतीय राज्यों को पृथक संविधान का निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। चौथा है, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है। प्राय संघात्मक व्यवस्था में राज्य की सीमाओं, नामों में परिवर्तन राज्यों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि एक, किसी राज्य से उसका कोई भी प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, किसी भी राज्य की सीमाओं और उनके नाम को बदल दे। यद्यपि राज्य विधानमंडलों की राय राष्ट्रपति द्वारा पूछी जाती है, किंतु अंतिम निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, बहुत सारे राज्यों के नामों में परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे राज्यों को तोड़कर अन्य राज्य बनाए गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं में, क्षेत्रफल में नामों में परिवर्तन किया जाता है। पांचवा है एकीकृत न्याय व्यवस्था। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है, अर्थात यद्यपि प्रत्येक राज्य के अपने उच्च न्यायालय हैं, किंतु अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का अर्थात उच्चतम न्यायालय का होता है जो केंद्रीकृत है। छठा है संकट काल में एकात्मक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के द्वारा संकटकालीन घोषणा करने का अधिकार है, यानी ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल
अर्थात भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के समय संसद जो है वो राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का और राज्यों पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आपात होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक संकट। इस समय राज्यपाल जो है वो केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्यों का शासन चलाता है। इस समय संसद उन राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है जहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय संकट है और इस समय राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। यद्यपि भारत के संविधान के इतिहास में अभी तक अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। 7वां है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। भारतीय संविधान के द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसके लिए अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, किंतु वो होते केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। जैसे कि प्रत्येक राज्य में आप देखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS IPS लगे रहते हैं। ये सब केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं जो राज्यों में लगाए जाते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर निगरानी रखती है, अर्थात राज्यों के और केंद्र के मध्य राज्यपाल जो है वो एक कड़ी होता है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर निगरानी का काम करती है। 9वां है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति दुर्बल। संविधान के द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य जो है वो केंद्र पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को विविध प्रकार की अनुदान राशि दी जाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव के कारण भी राज्यों की स्वायत्तता जो है वो नाममात्र की होती है। 10वां है राज्यों की राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होना। विश्व के अन्य संघों में प्राय उच्च सदन में सभी छोटे और बड़े राज्यों में बराबर प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि अमेरिका में उच्च सदन में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं, चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा हो। किंतु भारत में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। जो राज्य जितना बड़ा होगा उस राज्य से उतने प्रतिनिधि जाएंगे। इस कारण छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत ही गौण है। 11वां है राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कई बार राज्यपाल सुरक्षित रख लेता है। 12वां केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच आपसी मतभेदों का निपटारा करने की स्थिति में केंद्र सरकार अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि केंद्र के पास समन्वयकारी शक्ति है। वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जाता है। इन सब के माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। तो इन सब तत्वों के, इन सब लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाकई भारत का जो शासन की प्रकृति है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो हम इसे एक अनूठा प्रयोग कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के तत्व भारतीय व्यवस्था में घुले मिले हैं। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए ये विषय समाप्त होता है।